जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एल&टी भारत में बनाएगी प्रीडेटर ड्रोन्स। भारतीय रक्षा मंत्रालय को चाहिए 114 रफाल फाइटर्स में 50% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट। अमेरिका ने भारत के साथ साइन किया 10 वर्षों का डिफेंस फ्रेमवर्क। अरेबियन सी पर भी एक्सटेंड हो चुकी है भारत की त्रिशूल एक्सरसाइज। और अगले साल फरवरी में भारत दिखाएगा अपनी मैरीटाइम पावर। आज 31 अक्टूबर 2025 का दिन भारत और अमेरिका के डिफेंस कॉपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ है, क्योंकि आज अमेरिका ने भारत के साथ 10 वर्षों का डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया है, जिसकी अनाउंसमेंट यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से की गई है। और इसी के साथ उनका यह भी कहना था कि भारत के साथ जो मिलिट्री टाइज हैं वो इससे पहले कभी भी इतने मजबूत नहीं थे। और ये सब अनाउंसमेंट हुई है भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड टेंशंस के बीच। बाकी ये जो डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया गया तो इसे भारत और अमेरिका के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, आपसी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने, रीजनल स्टेबिलिटी, डेटरेंस, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। और इस डिफेंस फ्रेमवर्क को लेकर भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि उन्हें लगता है कि आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई है। बाकी इस फ्रेमवर्क का इंडो पैसिफिक रीजन में फायदा मिलेगा, चीन को बैलेंस करने में मदद मिलेगी, दोनों देशों की मिलिट्रीज के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाने में मदद मिलेगी, संभावित रूप से कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म्स तो इनका भी एक्सेस मिलेगा, और आगे कुछ और महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजीज के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट, तो इन सभी की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये फ्रेमवर्क हमने अमेरिका के साथ साइन किया है, और अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का रहा है उससे तो हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ़ ही है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी डिफेंस फ्रेमवर्क के तहत अब यूएस के 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 को भारत को पिच करने के लिए एक बार फिर से जोड़ दिया जा सकता है। आज 31 अक्टूबर को एल&टी की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक एल&टी ने यूएस फर्म जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। और इस पार्टनरशिप के तहत वे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भारत में एडवांस मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि मेल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। और इस प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, और भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत इसमें स्वदेशी कंटेंट के रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया जाएगा। और इस पार्टनरशिप के साथ एल&टी भारतीय रक्षा मंत्रालय के उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही है जिसके तहत भारत 87 मेल RPAS यानी कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को खरीदना चाह रहा है। और इसी कोलैबोरेशन के तहत जो जनरल एटॉमिक्स के MQ सीरीज़ के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं यानी कि जो उनके प्रीडेटर सीरीज़ के ड्रोन्स हैं तो उनका प्रोडक्शन भारत में होगा। हालांकि MQ सीरीज़ के कौन से ड्रोन्स भारत में बनाने की बात की गई है तो उसके बारे में ऑफिशियल प्रेस रिलीज में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन संभावित रूप से वो प्रीडेटर 20 सीरीज के ड्रोन्स हो सकते हैं। बाकी आपको याद दिला दें कि इसी प्रोग्राम को लेकर इसी वर्ष जुलाई के महीने में रिपोर्ट आई थी जिसमें ये मेंशन किया गया था कि जो 87 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि मेल ड्रोन्स को खरीदने वाली परियोजना है तो भारत इसको फास्ट ट्रैक करने पर विचार कर रहा है, और इस परियोजना को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के तहत ही पूरा किया जाएगा। ये एक ट्राई सर्विस प्रपोजल है, यानी कि इसके तहत जो ड्रोन्स लिए जाएंगे वो इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज में डिवाइड होंगे, और इसकी लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपीज़ की है। और इस प्रोग्राम को लीड कर रही है इंडियन एयरफोर्स। और चूंकि इन्हें आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत बनाया जाना है तो इनमें कम से कम 60% तक का स्वदेशी कंटेंट रहेगा। और इसमें एल&टी के अलावा HAL, टाटा एडवांस सिस्टम्स, राफेल एम्फीबियर, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, अडानी डिफेंस, तो इन सभी कंपनीज को मुख्य कंटेंडर्स के तौर पर देखा जा रहा था। और इस प्रोग्राम के तहत जिस तरह के ड्रोन की रिक्वायरमेंट है तो उसका एंड्योरेंस टाइम 30 घंटे से ज़्यादा का होना चाहिए, और वो 35,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। बाकी स्पष्ट कर दें कि फिलहाल अभी इस प्रपोजल को भारत सरकार की तरफ से फाइनल क्लियरेंस मिलना बाकी है। और जबकि इससे पहले भारत ने US बिल्ट 31 MQ-9B ड्रोन्स की खरीद के लिए भी डील साइन कर रखी है जिसकी कॉस्ट $3.8 बिलियन है। और वहीं भारतीय नौसेना ऑलरेडी लीज पर लिए गए 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स को ऑपरेट कर रही है, और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की रही है। इसमें से एक ड्रोन पिछले साल क्रैश भी हुआ था, लेकिन लीज टर्म्स के तहत उसे रिप्लेस कर दिया गया है। और बाकी ये पार्टनरशिप एल&टी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके तहत जो एल&टी है वो एक ऐसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म को मैन्युफैक्चर करेगी जो कि कॉम्बैट प्रूवन है और जिसके एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी कई सारी कंट्रीज़ ऑपरेट करती हैं। और चूँकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी शामिल है तो आत्मनिर्भरता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये पार्टनरशिप भारत की UAVs और ड्रोन मार्केट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना का जो 114 रफाल फाइटर्स को लेने वाला प्रस्ताव था तो ये प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के सामने भेजा गया था, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसे इनकम्प्लीट बताया है
रिपोर्ट के मुताबिक इस 114 रफाल वाले प्रस्ताव में केवल 10 से 15% तक का ही स्वदेशी कंटेंट मिल रहा था, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय की डिमांड है कि इनमें कम से कम 50% तक का स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए। और इसी वजह से अब रफाल फाइटर्स में स्वदेशीकरण की मात्रा को बढ़ाने पर काम चल रहा है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय का कहना है कि आत्मनिर्भरता के आज के समय में 10 से 15% तक का स्वदेशीकरण पर्याप्त नहीं है। और भारतीय रक्षा मंत्रालय के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो है स्वदेशी कंटेंट वाला, जो कि 50% से ज़्यादा ही होना चाहिए, और दूसरा यह है कि 114 फाइटर्स में से अधिकतर फाइटर्स का प्रोडक्शन भारत में ही होना चाहिए। हम कुछ फाइटर्स फ्लाई अवे कंडीशंस के तहत ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर फाइटर्स मेड इन इंडिया ही होंगे। वहीं इसके अलावा टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत का स्वदेशी जेट इंजन वाला प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम को अपने फाइनल क्लियरेंस के लिए CCS के पास पहुंचने से पहले अभी क्लियरेंस के 2 राउंड्स को पूरा करना बाकी है। जैसे कि भारत इस बात का निर्णय तो ले चुका है कि इन जेट इंजन प्रोग्राम पर भारत फ्रेंच फर्म सैफरन के पार्टनरशिप के साथ ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन CCS के फाइनल अप्रूवल से पहले अभी इसे इंटर डिफेंस मिनिस्ट्री और इंटर मिनिस्ट्री क्लियरेंस मिलने बाकी है। और उम्मीद की गई है कि इस वर्ष के अंत तक CCS के पास फाइनल क्लियरेंस के लिए इसे भेज दिया जाएगा। वहीं रफाल से जुड़ा हुआ एक अपडेट यह है, जिसमें ANI की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारत रफाल फाइटर के लिए और भी महत्वपूर्ण संख्या में मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स की खरीद के लिए 1500 करोड़ रुपीस के एक नए प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कि अपनी एडवांस स्टेज में है, और रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग में इसे जल्द ही अप्रूवल मिलने की भी उम्मीद है। हालांकि इस 1500 करोड़ रुपीस के प्रस्ताव में टोटल कितनी मीटियोर मिसाइल्स भारत को मिलेंगी, तो इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। भारत के वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ भारत की त्रिशूल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज की शुरुआत हो चुकी है, और जिस लेवल की ट्रेनिंग इंडियन आर्म फोर्सेस इस दौरान कर रही है और जिसकी फुटेज ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से ही सामने आई है, तो उसको देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद हमारे पड़ोस में बहुत से लोग बस यही कह रहे होंगे कि मेरे को तो धक धक हो रहा है। बाकी अपडेट यह है कि इस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो अब इसी एक्सरसाइज के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें एक्सरसाइज का जो एरिया है तो उसे अरेबियन सी तक एक्सटेंड किया गया है। यानी कि कंट्री मेकर भारतीय नौसेना भी काफ़ी व्यापक रूप से इस एक्सरसाइज में कुछ कमाल की फायरिंग प्रैक्टिस करने वाली है, जिस लेवल का एरिया दिखाया गया है। बाकी ये जो एक्सरसाइज है 11 नवंबर तक जारी रहने वाली है, और आपको बता दें कि केवल त्रिशूल ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग लेवल की एक्सरसाइज इसी सेम टाइम पर चल रही है। जैसे कि नॉर्दर्न कमांड ने कंडक्ट करी है अस्त्र शक्ति, जो कि ITBP के साथ कंडक्ट की गई है, और जो चीन के साथ लगे बॉर्डर्स पर मुख्य रूप से फोकस करती है। वहीं इसके अलावा एक सेंटिनल स्ट्राइक नाम की एक्सरसाइज भी चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से रात के ऑपरेशंस शामिल हैं, और ये राजस्थान की साइड में हो रही है। और इसी एक्सरसाइज के दौरान एक मीडिया ब्रीफिंग में साउथ वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत पर कोई भी आतंकी हमला अब से एक्ट ऑफ वॉर की तरह ही माना जाएगा, और इसी न्यू नॉर्मल पॉलिसी के तहत ऐसी घटना पर तुरंत और सख्त जवाब दिया जाएगा। और जैसे कि हमने आपको बताया कि सेंटिनल स्ट्राइक को रात के समय खास तौर पर कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसी को लेकर आर्मी कमांडर का क्लियरली कहना था कि अभी हमारा फोकस नाइट ट्रेनिंग पर सबसे ज़्यादा है, और इसलिए अपनी 70% ट्रेनिंग हम रात में कर रहे हैं और 30% दिन में। तो चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो या नॉर्थ हो या साउथ, भारत की तैयारियां हर तरह के डोमेन पर चल रही हैं। और हाल ही में मीडिया ब्रीफिंग में इंडियन आर्म फोर्सेस के सीनियर ऑफिशियल्स ने कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स भी दिए, जैसे कि इंडियन नेवी के जो वाइस चीफ हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि हम सिंदूर की तैयारी में हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हम डिप्लॉयड और रेडी हैं, और इसके अलावा भी हम बाकी कार्य करते रहेंगे। और जबकि त्रिशूल एक्सरसाइज को लेकर इंडियन नेवी की DGNO यानी कि डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल AN प्रमोद की तरफ से भी ऑफिशियल रिएक्शन आया, जिसमें उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि त्रिशूल एक्सरसाइज में आर्मी की सदर्न कमांड, नेवी की वेस्टर्न कमांड, एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न कमांड, ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख उद्देश्य ये है कि इन सभी फोर्सेस के बीच आपसी तालमेल को कैसे और बढ़ाया जाए। और ये एक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन होने वाला है। इसमें नेवी की कम से कम 20 से 25 शिप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, एयरफोर्स के 40 से अधिक फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आर्मी के भी लगभग 20,000 सोल्जर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल की एक्सरसाइजेज चल रही है। बाकी इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज़ एक्टिविटी को लेकर जब प्रश्न पूछा गया, तो भारतीय नौसेना के वाइस चीफ की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि इंडियन ओशन रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस लगातार बनी हुई है। हालांकि वो प्रेजेंस हमेशा से थी, लेकिन अब वो और बढ़ रही है, और किसी भी समय हमारे पास कम से कम 40 से 50 शिप्स इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेट कर रहे होते हैं। और मैं आप सभी को इस बात का पूरा आश्वासन दे सकता हूँ कि हम उनमें से हर एक पर नज़र रख रहे हैं, और चाहे बात नेवल शिप्स की हो या फिर रिसर्च वेसल्स की, तो उनमें से हर एक पर हमारी नज़र है। और इसलिए हम उनके बारे में जानते हैं, और हम जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या करने की संभावना है, वे कब आते हैं, कब जाते हैं, वगैरह वगैरह। हर चीज़ को भारतीय नौसेना मॉनिटर करती है।
और इसी दौरान बांग्लादेश में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की विजिट पर भी प्रश्न पूछा गया था। तो इन सभी के उत्तर में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ का स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारे पास जो भी सिचुएशंस हो रही हैं तो उस पर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हमारे अन्य एजेंसी सभी ने नज़र रखी हुई है। हम हर सिचुएशन से वाकिफ़ हैं। बाकी जो भी ज़रूरी कदम उठाने चाहिए हम उठा रहे हैं, और अगर भविष्य में जो उठाने की ज़रूरत पड़ेगी हम वो भी उठाएंगे। तो बस आप विश्वास रखिए। खैर, हमारी फोर्सेस पर हमेशा से ही विश्वास था और हमेशा रहेगा। 15 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026, तो ये जो समय है, तो इस दौरान भारत 3 महत्वपूर्ण इंटरनेशनल मैरीटाइम इवेंट्स को होस्ट करने वाला है, जो कि विशाखापट्टनम में होस्ट होंगे। और इन 3 इवेंट्स में शामिल है पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, दूसरा एक्सरसाइज मिलन 2026 और तीसरा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स। और ये पहली बार है जब भारत इन 3 प्रमुख मैरीटाइम इवेंट्स को एक साथ कंडक्ट कर रहा है। और इसमें से भी जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू वाला इवेंट है, जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, तो ये इवेंट भी लगभग 10 वर्षों के गैप के बाद होस्ट किया जा रहा है। और ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे मैरीटाइम स्ट्रेंथ, यूनिटी और कॉपरेशन को शोकेस करने के लिए मल्टीपल कंट्रीज़ की नेवल शिप्स एक साथ इकट्ठा होती हैं। और इसलिए भारत भी इस इवेंट में मल्टीपल कंट्रीज़ को इन्वाइट करेगा। और इसी इवेंट के दौरान अमेरिका और रशिया, इन दोनों देशों की नेवल शिप्स भी इस इवेंट पर एक साथ पार्टिसिपेट करेंगी और संभावित रूप से उनके एयरक्राफ्ट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी 18 फरवरी को इसके हिस्से के तौर पर इंडियन आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी फ्लीट को रिव्यू करेंगी। और इसी इवेंट के दौरान पहली बार ऐसा होगा जब भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कलवरी क्लास सबमरीन्स के साथ पार्टिसिपेट करता हुआ देखा जाएगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1997 में जम्मू कश्मीर में एक IED ब्लास्ट में सेकंड लेफ्टिनेंट जितेंद्र कुमार शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1947-48 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान डकोटा MA965 एयरक्राफ्ट के क्रैश में हमारे 25 एयर वॉरियर्स वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनके नाम हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट क्लिफर्ड जोसेफ मेंडोजा, फ्लाइंग ऑफिसर उमेश सुंदर, फ्लाइंग ऑफिसर TR पीटर्स, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन R सिंह, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन मदन प्रकाश, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन KS कंदरदे, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन श्रीनिवासन, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन BK बख्शी, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन JMR जॉन, S सिंह, M सिंह, मोहन सिंह, सुरेश झा, ओम प्रकाश शर्मा, N नारायण, जयपाल सिंह, NG चौधरी, R सिंह, वारंट ऑफिसर P हट, फ्लाइट सार्जेंट HK सिंह, सार्जेंट ओम प्रकाश केकर, सार्जेंट जॉन स्टेफन, कॉर्पोरल IS जयसुदासन, कॉर्पोरल HA श्रीनिवास और कॉर्पोरल करतार सिंह। और ये हमारे सारे एयर वॉरियर्स नंबर 12 स्क्वाड्रन से थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि गोल्डन एरोज भारत के किस स्क्वाड्रन का निकनेम है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।